नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। दोस्तों, बीए ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा जो है आरओ जो यूपी की वैकेंसी है, जिसे यूपी पीएससी के द्वारा निकाला गया है कि प्रैक्टिस सेट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बैच के लिए एक क्लासेस प्रारंभ की गई हैं। इसमें जो हम प्रीवियस ईयर के वह क्वेश्चन जो यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस या झारखंड जैसे अन्य पीसीएस में आए हुए हैं और आरओ के वो क्वेश्चन जो पहले साल पूछे जा चुके हैं और अभी जो है पूछे जाने की संभावना है, उनको लेकर के आए हैं। आरओ में क्वेश्चन की रिपीटेशन होती रहती है, तो इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसी के साथ चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन से अपनी शुरुआत करते हैं। तो पहला दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है। तो धन विधेयक के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। अब चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। पहला ऑप्शन है टैक्स लगाना, समाप्त करना व उसके विनियमन में प्रत्यावर्तन करना, धन की उधारी का विनियमन करना, भारत की संचित निधि के धन का विनियोग करना, डी भारत की संचित निधि से खर्च का विवरण देना। तो इसमें धन विधेयक क्या होगा दोस्तों? तो वैसे तो यहाँ पे देखा जाए तो सबसे जो सटीक परिभाषा है धन विधेयक की वह है टैक्स लगाना, टैक्स को समाप्त करना या उसके विनियमन में परिवर्तन करना, यानी उसके नियमों में परिवर्तन करना या उसके रेट को कम या ज़्यादा करना जो होता है वह धन विधेयक के अंतर्गत आता है। और इसके अंतर्गत भारत की संचित निधि से जब कोई विनियोग किया जाता है, यानी कोई पैसा जो है भारत की संचित निधि से जब है पैसा निकाला जाता है तो उसे भी जो है धन विधेयक कहा जाता है। अब इस क्वेश्चन से हमें कैसे पढ़ना है और क्वेश्चन को कैसे डील करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं, हम इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ सीखेंगे। अब जैसे कि अनुच्छेद 110 में धन विधेयक है, इसकी जानकारी हमें कौन दे रहा है? हमें इसकी जानकारी जो है क्वेश्चन ही दे रहा है कि धन विधेयक किसमें है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 110 में दिया हुआ है। अब धन विधेयक से संबंधित कुछ और भी प्रावधान हमें जान लेने चाहिए, ताकि अगर हमारे क्वेश्चन में धन विधेयक संबंधित प्रश्न आते हैं तो हमारे प्रश्न गलत नहीं हों। जैसे कि आर्टिकल 110 में जो है धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 109 के तहत इसकी विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। अब धन विधेयक के अंतर्गत क्या क्या आता है इसको भी हम देख लेते हैं। इसमें आता है दोस्तों किसी करों का अधिरोपण करना, यानी कि नया कर लगाना जो होता है वह भी क्या होता है, धन विधेयक का एक पार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, जो हिंदी के क्लिष्ट शब्द हैं उन्हें मैं समझाने की कोशिश करूँगा। उत्साधन करना, यानी कि कर को बढ़ा देना, परिहार करना, परिवर्तन करना या विनियमन करना, अभी जैसे कि सबके बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। केंद्र सरकार के द्वारा उधार लिए गए धन को विनियमन से संबंधित चीज़ों को भी धन विधेयक के अंतर्गत रखा जाता है, इस बात को आपको याद रखना है। भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा या ऐसी किसी निधि में धन जमा करने या उसमें धन निकालने से संबंधित होना, यानी भारत की जो संचित निधि है उसमें और जो भारत की आकस्मिक निधि है इसमें भी अगर हम धन जो है निकालते हैं या जो है यहाँ पे हम समझ लीजिए पॉजिटिव से उसमें धन डालते हैं और अधिक धन उसमें डालते हैं या उसके धन का निकासी करते हैं, वह भी किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों? तो वह भी आता है धन विधेयक के अंतर्गत। भारत सरकार की संचित निधि या आकस्मिक निधि से धन की अभिरक्षा करता हो, भारत सरकार की संचित निधि में धन का विनियोग करता हो, भारत की संचित निधि पर भारत के किसी व्यय की उद्घोषणा इस प्रकार व्यय की राशि में वृद्धि करता हो। ठीक है, ये सब हैं कि धन विधेयक के क्या क्या प्रारूप होते हैं। मैंने यहाँ पे उन क्वेश्चन को तथ्यों को रिपीट भी किया ताकि आपको बार बार समझ आ जाए। अब धन विधेयक संबंधित थोड़ी सी बातें हमें और जान लेनी चाहिए कि जैसे कि धन विधेयक जो होता है दोस्तों, इसे पेश करने से पूर्व जो है राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है। ठीक, और धन विधेयक है या नहीं है इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय जो होता है लोकसभा का स्पीकर या सभापति करता है। ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। और इसके कुछ और विशेष प्रावधान हैं, जैसे कि राज्यसभा इसे अधिकतम जो है 14 दिनों तक अपने पास रख सकती है। धन विधेयक को राज्यसभा जो है दोस्तों यह इस पर जो है मत नहीं दे सकती, केवल जो है क्या कर सकती है, एक सलाह दे सकती है और इसे मानने के लिए लोकसभा जो है बाध्य नहीं होगा। तीसरी बात है कि जो धन विधेयक होता है इसे राष्ट्रपति जो है पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता है। इस बात को भी याद को
ध्यान रखना है। तो ये धन विधेयक संबंधित कुछ और भी चीज़ें थी। धन विधेयक किसमें दिया हुआ है? तो आर्टिकल 110 में धन विधेयक दिया हुआ है, इसकी परिभाषा दी हुई है, इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और इसके जो विशेष उपबंध हैं, जैसे कि धन विधेयक है कि नहीं है, इसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा का स्पीकर करेगा। राज्यसभा इसे 14 दिनों से ज़्यादा अपने पास रोक नहीं सकती। राज्यसभा इस पर मत नहीं देगी, केवल सलाह दे सकती है, वो भी लोकसभा मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता है। ये जो सारी चीज़ें हैं यह किसमें अंतर्गत लिखी गई हैं? तो यह सभी चीज़ें जो दोस्तों आर्टिकल 109 के अंतर्गत लिखी हैं, जिसमें इसके विशेष प्रावधान की बात करता है। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान अनुच्छेद 368 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा अनुच्छेद 368 को संशोधित किया गया था। 101 संविधान संशोधन द्वारा 2016 के द्वारा अनुच्छेद 368 को संशोधित किया गया था। अब इसमें तथ्य क्या है? कूट एक सही है एवं दूसरा गलत है, एक गलत है एवं दूसरा सही है, दोनों गलत हैं या दोनों सही हैं। तो इसमें क्या होगा दोस्तों? दोनों ही कूट इसके जो हैं वह गलत माने जाएंगे, क्योंकि जैसे कि आप सभी आगे देखेंगे तो अनुच्छेद 1971 जो 24 वाला है यह इससे संबंधित नहीं है, और 101 वाला तो आपको सभी को पता है इसका संबंध है जीएसटी लागू करने से है। अब थोड़ा संविधान संशोधन के बारे में देख लेते हैं। संविधान संशोधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने भारतीय संविधान में कोई परिवर्तन लाना चाहते हैं, किसी आर्टिकल में बदलाव लाना चाहते हैं, उसे हम कर सकते हैं। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, जैसे कि इसे किसी भी सदन से शुरू किया जा सकता है, लेकिन इसकी शुरुआत विधानसभा के राज्य के विधानसभाओं के द्वारा नहीं की जाएगी। लोकसभा, यहाँ किसी भी सदन से अर्थ है लोकसभा एंड राज्यसभा, कहीं भी इसके प्रस्ताव को पेश किया जा सकता है। विधेयक या तो मंत्री या निजी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है, मतलब कोई भी सदस्य है, ठीक है, कोई भी सदस्य है लोकसभा एवं राज्यसभा का, वह इस विधेयक को ला सकता है, और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। जब भी पूछा जाएगा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है, निम्न में से कौन कौन से बिल हैं, तो उसमें सबसे पहले आपको धन विधेयक दे दिया जाएगा, दूसरा बजट दे दिया जाएगा, तीसरा जो है दे दिया जाएगा कहीं संविधान संशोधन दे दिया जाएगा, कुछ और दे दिया जाएगा। तो इस चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है। विधेयक को प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत के द्वारा पारित करना होगा। विशेष बहुमत क्या होता है दोस्तों? जैसे कि जितनी भी सदस्य संख्या है उससे 50% से अधिक मतदान करने वाले होने चाहिए, ठीक है। मतलब से कि मान लो 500 सदस्य हैं तो 250 से ज़्यादा सदस्यों का तो उपस्थित रहना ही अनिवार्य है, प्लस जो है जो उपस्थित हैं उसमें से 2/3 सदस्यों का इसे मत देकर के पारित करना आवश्यक है, ठीक। जैसे यहाँ पे ही लिखिए, कुल सदस्य बहुमत और सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से इसे पास किया जाना चाहिए। प्रत्येक सदन के लिए अलग अलग विधेयक पारित करना होगा। दोनों सदनों के असहमति के मामले में संयुक्त बैठक का आयोजन नहीं किया जा सकता है। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। जैसे कि आपको सभी पता है भारतीय संविधान के आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान मिलता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ बुला करके अगर किसी मत पे विवाद है तो उसे राष्ट्रपति एक साथ बुला करके उन मामलों को सुलझा सकता है, ठीक है। संसद के दोनों सदनों द्वारा विधिवत पारित होना चाहिए, राज्य की विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित होने के बाद जहां आवश्यक हो। इसके बारे में क्या है इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, जो संविधान संशोधन होता है वह 3 प्रकार का होता है, ठीक है। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं दोस्तों? एक पहला है जिसमें सामान्य परिवर्तन होता है। अब सामान्य परिवर्तन में क्या है, इसमें उपस्थित सदस्य संख्या के 50% से अधिक मत चाहिए होता है, ठीक है। 50% से अधिक मत पार है तो विधेयक पारित हो जाएगा। इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत वेतन या भत्ते बढ़ाना हो, ठीक है, या एक बात याद रखिए, राज्य का नाम परिवर्तन करना हो, ये विशेष रूप से याद रखिए क्योंकि ये पूछा जाता है, ये थी, या नए राज्यों का प्रवेश करना हो, या राज्यों का विनाश करना हो। इसके लिए सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है। इस तथ्य को आप लोग विशेष रूप से याद रखिएगा, मेरी बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है। दूसरा संविधान संशोधन होता है जिसमें
50% से अधिक लोगों की उपस्थिति अनिवार्य होती है, प्लस जितने लोग उपस्थित हैं उनमें से 2/3 बहुमत से उसे पारित किया जाता है, जिसे विशेष बहुमत कहा जाता है। अभी इसके बारे में मैंने आपको बताया था। इसके अंतर्गत जैसे कि आप याद रख सकते हैं, संविधान संशोधन का मुद्दा है, तो उसके लिए भी यहाँ पे ये नियम पारित होता है। एक तीसरा और होता है दोस्तों, एक तीसरे प्रकार का संविधान संशोधन होता है जिसमें विशेष बहुमत की तो आवश्यकता होती ही है, प्लस 50% से अधिक जो राज्य हैं उनका भी अनुमोदन चाहिए होता है, या उनके भी विधानसभाओं का अनुमति चाहिए होती है। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसे कौन कौन से हैं, तो ऐसे में कई चीज़ें हैं, जैसे कि राज्यपाल की नियुक्ति में परिवर्तन करना हो, ठीक है, या संघ के प्रारूप में परिवर्तन करना हो, या जैसे कि न्यायालय की संरचना में परिवर्तन करना हो। इन सब मामलों में जो होता है दोस्तों, हमें इस रूल को फॉलो करना पड़ता है। विशेष बहुमत 50% से अधिक राज्यों की विधानसभाओं के जो है हमें अनुमति चाहिए होती है। संविधान संशोधन का उल्लेख आर्टिकल 368 में दिया गया है, इस बात को आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम अपने आगे बढ़ें। सरकार की संसदीय व्यवस्था में निम्न से क्या सा वक्तव्य सही है? विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह होती है, यह गलत है। जैसे कि आप सभी ने देखा, विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होती है। विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह होती है, बिल्कुल नहीं। विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं, जी बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह होता है, ये भी गलत होगा। इसमें ऐसे तो चारों ऑप्शन गलत हैं, लेकिन अब अगर इनमें से हमें चूज़ करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो हम इस ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा सकते हैं। चूँकि विधायिका न्यायपालिका के प्रति हमारी जवाबदेह तो नहीं है, हमारे हर कार्यों के लिए जवाबदेही नहीं तय होती है, लेकिन हाँ, हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंस की सुविधा उपलब्ध है। यानी कि किसी भी संसद के द्वारा किए गए किसी भी कार्य के न्यायिक समीक्षा संभव है। इसलिए जो है यह क्वेश्चन के साथ अगर हम सही जा सकते हैं, अगर ऑप्शन सेम ऐसे ही आए हुए हैं तो। लेकिन मुझे लगता है इसमें से थोड़ा सा बदलाव होगा, और क्वेश्चन जो है टाइपिंग हो सकता है गलत हो, कि कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है, यह क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे, जो कार्यपालिका, यानी कार्यपालिका में कौन कौन आता है आप सभी को पता होगा। प्रधानमंत्री आते हैं, ठीक है, मंत्रीगण आते हैं, या मंत्री परिषद आती है, ठीक है, या जितने भी आला अधिकारी हैं, ठीक। और ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? इन सब को जो है लोकसभा के प्रति ये उत्तरदायी होते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो होता है विशेष रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि इनका चुनाव जो है यहीं के माध्यम से किया जाता है, ठीक। तो ये ऑप्शन अगर बनता तो ये सही होता था। खैर, अगर ऑप्शन यही सेम है तो हम पहले ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, जिसका लॉजिक मैंने ये दिया है, ठीक है। इस लॉजिक को आप याद रखिएगा। लेकिन ये आंसर एकदम सटीक नहीं सही है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र की किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन ए है एस ए डांगे, बिल्कुल गलत। राम मनोहर लोहिया, बिल्कुल गलत। महात्मा गांधी, जी बिल्कुल सही। जयप्रकाश नारायण, ये सही। ये दोनों जो है दोस्तों मानते कि दलगत राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो दल होता है यह किसी विशेष विचार से प्रभावित होता है, और देश में किसी विशेष विचार का जो है शासन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा शासन लोकतांत्रिक है, ठीक है। इस बात के तथ्य के साथ, इस लॉजिक के कारण महात्मा गांधी ने, आपको याद रखा होगा, इन्होंने कांग्रेस के प्रति कहा था कि आज़ादी के बाद जो है कांग्रेस की समाप्ति कर देनी चाहिए, नहीं तो यह आगे जाकर के दल बन जाएगा राजनीतिक, और इसकी एक अपनी विचारधारा हो जाएगी, जो आगे हमें भारतीय इतिहास में गांधी जी की बात 100% सत्य होते हुए दिखाई पड़ती है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? ऑप्शन ए है हेराल्ड लॉस्की, ऑप्शन बी है आइवर जेनिंग्स,
ऑप्शन सी है लॉर्ड ब्राइस, ऑप्शन डी है केसी वियर। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। केसी वियर भारतीय संविधान, ये पाश्चात्य एक संविधानविद हैं और भारतीय संविधान की आलोचना करते वक्त कहते हैं भारत संघात्मक नहीं, एक अर्ध संघात्मक राज्य है। ऐसा ये क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत जो है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। यानी भारत में राज्यों का तो पतन किया जा सकता है, राज्यों को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन संघ की समाप्ति संभव नहीं है तथा सारी अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वह संघ के पास हैं। ठीक, और जो शक्तियों का बंटवारा हुआ है इसमें भी राज्य और संघ को बराबर की शक्तियां नहीं दी गई हैं, जिसके कारण केसी वियर जब इस भारतीय संविधान की आलोचना कहते हैं तो कहते हैं भारतीय संविधान संघात्मक नहीं बल्कि एक अर्ध संघात्मक ढांचा है। अगले क्वेश्चन की तरफ अपने आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? ग्रेट ब्रिटेन यूके में, बेल्जियम में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में। तो आप सभी को उम्मीद करता हूँ इसका आंसर पता ही होगा। ग्रेट ब्रिटेन जो है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले संसदात्मक शासन शुरू हुआ था। आप सभी को पता है यहाँ पे पहले राजा का शासन हुआ करता था और सभी लोग एक दिन जाते हैं, इसकी कार्यपालिका हुआ करती थी लेकिन वह मुख्यतः जो है राजा के आधार पर ही चलती थी, एक सभा के रूप में थी। लेकिन बाद में एक दिन सब कोई जाते हैं और राजा को कहते हैं कि अब हम आपको संवैधानिक प्रधान बना देंगे, लेकिन अब कार्यभार जो होगा वह संसद के द्वारा किया जाएगा। और ये जो परिवर्तन हुआ था यह जिसमें एक भी बूंद जो है रक्त की नहीं बही थी, इसीलिए इसे गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आपसे भी आ जाए तो इस बात के लिए भी आपको तैयार रहना है कि गौरवपूर्ण क्रांति किसी को कहा जाता है, तो ब्रिटेन को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम अपने आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इससे पहले हमने यूके, जैसे कि हमें पता है कि हमने भारतीय संविधान में अलग अलग स्रोत से अलग अलग चीज़ें ली हुई हैं, तो हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया है इसको देख लेते हैं। तो एक संसदीय सरकार होगी, जैसे आप सभी पता है, कानून का शासन होगा, यानी कि लॉ जो होगा सुपीरियर होगा, कॉन्स्टिट्यूशन सुपीरियर होगा, विधायी प्रक्रिया होगी, एकल नागरिकता होगी, कैबिनेट प्रणाली होगी, विशेषाधिकार के लिए ऋण जारी किया जा सकता है, संसदीय विशेषाधिकार होगा, द्विसदनात्मक प्रणाली होगी, इसके अंतर्गत हमने लोकसभा और राज्यसभा का निर्माण किया हुआ है, आप सभी को पता है। और एकल नागरिकता के माध्यम में कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि जब पढ़ते हैं कि अमेरिका में द्वि नागरिकता है या डबल नागरिकता ली जा सकती है, डबल सिटीजनशिप है, तो सोचते हैं कि अलग अलग देशों को नागरिकता ली सकती है। नहीं, जबकि दोहरी नागरिकता में क्या होता है दोस्तों, दोहरी नागरिकता होती है उसमें राज्य की अलग नागरिकता ली जाती है और संघ की या केंद्र की अलग नागरिकता ली जाती है। जैसे मान लीजिए कि आप भारत में रहते हैं तो एक नागरिकता आपकी भारत की होगी, और मान लीजिए आप यूपी में निवास करते हैं तो एक नागरिकता आपकी यूपी को होगी। इस प्रणाली को दोहरी नागरिकता कहा जाता है। जबकि भारत में ऐसा कुछ नहीं है, भारत में सिर्फ भारत की नागरिकता दी जाती है, इसीलिए कहा गया कि एकल नागरिकता प्रणाली हमारे भारत में प्रभावी है। और यह कहाँ से ली गई है दोस्तों, यह यूके से ली गई है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। यूके मीन यूनाइटेड किंगडम से है, इस बात को भी ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन सा एकात्मक तत्व पाए जाते हैं? लिखित संविधान का होना, कठोर संविधान का होना, संविधान का सर्वोच्चता होना, राज्यपाल की नियुक्ति या शक्तियों का विकेंद्रीकरण। दोस्तों इसमें क्या पूछना चाह रहे हैं, एकात्मक तत्व मतलब क्या होता है? जैसे कि हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ संघ है तो शासन दो प्रकार के चलाए जाते हैं। जो शासन होता है, थोड़ा एक नए पेज में लिख लेते हैं, जो शासन होता है वह दो रूप से चलाया जा सकता है। एक होता है एकात्मक होता है, एक संघात्मक होता है। अब एकात्मक में क्या होता है, सारी शक्तियां केंद्र के पास होती हैं और केंद्र ही सारा कर्ता धर्ता होता है, ठीक। और संघात्मक में क्या होता है, शक्तियां दो लोगों के बीच में बराबर बटी होती हैं, दो स्तर पर शासन होता है। एक केंद्र स्तर पर शासन होता है और एक राज्य स्तर पर शासन होता है। राज्य का सब कुछ उसकी अपने प्रणाली के द्वारा चलेगा, इसका नियंत्रण पूर्णतः राज्य अपने स्तर पर रखेगा, राज्य अपने स्तर पर कानून बनाएगा, अपने स्तर पर अधिकारियों की नियुक्ति करेगा, अपने स्तर पर प्रधानमंत्री बनाएगा। और केंद्र क्या करता है, ये रक्षा, विदेशी और संधि जैसे मामलों को
निर्धारित करता है और यह केंद्र के माध्यम में हस्तक्षेप, राज्य की चीज़ों में हस्तक्षेप नहीं करता है। और एकात्मक केंद्र जो होता है वह राज्य में हस्तक्षेप करता रहता है। राज्य का भी शासन किसके द्वारा चलाया जाता है? तो केंद्र के द्वारा चलाया जाता है। अब हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन सा एकात्मक तत्व पाए जाते हैं? लिखित संविधान का होना, कठोर संविधान का होना, संविधान की सर्वोच्चता या राज्यपाल की नियुक्ति शक्तियों का विकेंद्रीकरण। अगर आप सभी को पता होगा तो हमारे यहाँ जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वह किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करता है, कहाँ में? राज्यों में। ठीक है, आप सभी को इस बात का ज्ञात है। और यह जो माना जाता है कि यह जो है एकात्मक तत्व का एक प्रारूप है जो भारतीय संविधान में मौजूद है, क्योंकि जो राज्यपाल होता है यह राज्यों का संवैधानिक प्रधान होता है। तो इसकी नियुक्ति जो है राज्य के निर्वाचन द्वारा किया जाना चाहिए या राज्य के सदन द्वारा किया जाना चाहिए, अगर हम पूर्णतः जो है संघीय व्यवस्था में होते तो। लेकिन हमारे यहाँ नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति हमारे यहाँ राष्ट्रपति करता है। इसलिए माना जाता है कि एकात्मक का तत्व के रूप में यह चीज़ हमारे भारतीय संविधान में मौजूद है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं अपने। उससे पहले राज्यपाल के तथ्यों के बारे में कुछ जान लेते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 153 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा तथा एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल बन सकता है। आर्टिकल 153 क्या कहता है? प्रत्येक राज्यों का एक राज्यपाल होगा और एक ही व्यक्ति, मान लीजिए जैसे कोई एक पर्सन है ए, और यह चाहे तो यूपी और अगर बगल में ही देखा जाए तो बिहार, इन दोनों जगह का अकेले राज्यपाल हो सकता है। राज्यपाल केंद्र सरकार का एक नामित व्यक्ति होता है जिसे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 157 से लेकर के 158 के तहत राज्यपाल पद के लिए पात्रता संबंधी आवश्यकताएं निर्दिष्ट किया गया है। इसके लिए निम्न योग्यताएं हैं। किसी व्यक्ति को हम राज्यपाल चुनना चाहते हैं उसके अंदर क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? वह भारत के नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, संसद के किसी भी सदन या राज्य की विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी भी रूप से मेंबर नहीं होना चाहिए, ना लोकसभा, ना राज्यसभा, ना विधानसभा का, लाभ का पद न धारण करता हो, उसे जो है राज्यपाल बनाया जा सकता है। और इसमें एक चीज़ याद रख लीजिए, आर्टिकल 162 इसमें राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति दी गई है। अब क्षमादान में भी कुछ विशेष प्रावधान है, जैसे कि यह अल्पीकरण कर सकता है, ठीक है, यानी सज़ा को कम कर सकता है, सज़ा के प्रारूप को बदल सकता है, लेकिन यह जैसे कि राष्ट्रपति मृत्यु दंड को भी माफ़ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल जो है यह मृत्यु दंड को माफ़ नहीं करेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत की संप्रभुता के संबंध में लिखित कौन सा कथन सही है? भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो गई है। तो आप सभी पता है कि जो राष्ट्रमंडल है या क्या है, जितने भी यूके के उपनिवेश हुआ करते थे, इन्हीं के संगठन को, इन्हीं के समूहों को जो है जो क्या कहा जाता है? राष्ट्रमंडल कहा जाता है। भारत भी इसका सदस्य है, इस बात को कोई सत्य, इस पूर्णतः सत्य है, लेकिन भारत की संप्रभुता इसके द्वारा किसी भी प्रकार से कम नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोटों पर उत्तर दीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत का अपना एक संविधान है, इसमें क्या होगा? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, आप सभी को पता है कि यहाँ पे लोगों का चुनाव जो है जनता के द्वारा किया जाता है, ठीक है। भारत का अपना एक संविधान है जो यह शक्ति देता है, ठीक है, यह शक्ति ही जनता को देती है कि वह अपने शासक का चुनाव कर सके, ठीक, क्योंकि ये शक्ति जो है संविधान से निकल कर आती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है जवाबदेही, ऑप्शन बी है पारदर्शिता, ऑप्शन सी है कानून का नियम, ऑप्शन डी है लाल फीताशाही। तो सुशासन की विशेषता नहीं है दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर डी लाल फीताशाही गलत हो जाएगा। लाल फीताशाही कहा जाता है जब अधिकारी अपनी मनमानी करने लगते हैं, इसे लाल फीताशाही कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के सदस्यों का 15% सीमित कर दी गई? 91 संविधान संशोधन,
90 संविधान संशोधन, 92 संविधान संशोधन या में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी 2017 2015 में भी आया हुआ है। बाकी क्वेश्चन भी पिछले प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन हैं, लेकिन उसका डेट मैंने नहीं लिखा क्योंकि मुझे लगा नहीं कि डेट इतने ज़्यादा, लेकिन ये 2 बार पूछा गया। और ये 91 जो संविधान संशोधन है इस टाइम बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, तो इसके आने की संभावना बन सकती है क्योंकि 2026 में परिसीमन नज़दीक आ रहा है तो चर्चाएँ होने लगी हैं। 91 संविधान संशोधन इसमें सही आंसर होगा। इसके तहत तथ्यों को देख लेते हैं। 91 संविधान संशोधन 2003 में किया जाता है, ठीक, जिसके तहत लोकसभा में जो मंत्री परिषद हैं उनकी संख्या लोकसभा के सदस्यों के संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी तथा इनकी संख्या जो है 12 से कम भी नहीं होगी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जितना छोटा मंत्रिपरिषद होगा दोस्तों उतनी कार्यकुशलता अधिक होगी, ठीक। मंत्रिपरिषद छोटा, कार्यकुशलता अधिक होगी, इस कारण से ऐसा किया गया है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। इस संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची में धारा 3 को खत्म कर दिया गया, जिसके तहत अब इसके साथ इस संविधान संशोधन में एक तो ये किया गया, इसे याद रखना है, एक और महत्वपूर्ण कार्य किया गया। पहले एक नियम था कि अगर किसी दल के 1/3 सदस्य जो है दल को छोड़ करके जाते हैं तो उनकी सदस्यता निरस्त नहीं होगी, ठीक है, उनकी सदस्यता निरस्त नहीं होगी, वो अपने पद पर बने रहेंगे। लेकिन इसके द्वारा यह समाप्त कर दिया गया, ठीक है, जिसमें व्यक्तिगत ही नहीं सामूहिक दल बदल को भी असंवैधानिक करार कर दिया गया। 91 संविधान संशोधन 2003, इस तथ्य को भी आपको याद रखना है। अगले कुछ क्वेश्चन की तरफ हम अपने आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित कौन है। ऑप्शन ए है फ्रेड डब्ल्यू रिक्स, ऑप्शन बी है एल्टन मेयो, ऑप्शन सी है हार्पर्ट साइमन, ऑप्शन सी है सर जोसिया स्टॉप। यह झारखंड पीसीएस 2016 का आया क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों हार्वर्ड साइमन सही है, जो कि विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक चिंतक जो है लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है, ठीक है। ऑप्शन ए है फॉल एफ लवी, हेनरी फ्योल, सी फ्रैंक मोरिन और डी ग्लेबर और सोन। इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हेनरी फ्योल जो हैं यह लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं के समर्थक हैं। लोक प्रशासन यानी जो होता है दोस्तों जो सरकारी सर्विसेज हैं या जो सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, और निजी मतलब जो प्राइवेट हैं। इनका मानना है जो सरकारी और निजी प्राइवेट हैं इनमें कानून या अधिकार समान रूप से लोगों को मिलना चाहिए या इनकी समानता होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन की ध्वस्त होने के कारण होगा। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है, यह इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, जिसको आप याद रखिएगा। ऑप्शन ए है एल.डी. वाइट द्वारा, ऑप्शन बी है अलेक्जेंडर पोप द्वारा, ऑप्शन सी है डब्ल्यू.सी. डाहनम द्वारा और ऑप्शन डी है एडमंड एंड बर्फ द्वारा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, डब्ल्यू.बी. डाहनम द्वारा यह कथन कहा गया है कि कहते हैं कि अगर हमारी सभ्यता या किसी भी सभ्यता का विनाश होता है तब होता है जब उसका प्रशासन या विफलता होती है या नाश होता है। तो इसके लिए जब उसका प्रशासन जो है दोस्तों विफल हो जाएगा तो सभ्यता का पतन हो जाएगा। ये किसका कहना है, डब्ल्यू.सी. डाहनम द्वारा यह कहा गया है, ठीक। अगर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है संसदात्मक सरकार, ऑप्शन बी अध्यक्षात्मक सरकार, ऑप्शन सी स्वतंत्र न्यायपालिका, ऑप्शन डी है संघात्मक सरकार। और यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हो झारखंड पीसीएस 2016 का यह भी क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों कौन सी विशेषता नहीं है, क्वेश्चन पढ़ते वक्त भी याद रखिएगा। तो हमारे यहाँ 2 संसद भी है यानी संसदात्मक शासन है, इसमें 2 सदन है, स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसके अंतर्गत हमारे यहाँ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट है, संघात्मक शासन है क्योंकि हमारे यहाँ राज्य एंड जो है सेंट्रल लेवल पे प्रशासन बटा हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ दोस्तों अध्यक्षात्मक सरकार नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति जो है संवैधानिक प्रधान है, ना कि कार्यपालिका का प्रधान, ठीक है। और कार्यपालिका का प्रधान कौन है दोस्तों, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री है जिसका प्रत्यक्ष चुनाव किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ अपने हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान होना, एकहरी नागरिकता और स्वतंत्र न्यायपालिका। इस क्वेश्चन का ऑप्शन को पता होगा क्योंकि अभी पीछे ही मैं बता चुका हूँ। तो जो एकहरी नागरिकता है यह संघीय व्यवस्था के थोड़ा खिलाफ मानी जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संघीय व्यवस्था के में एकात्मक के तत्व हैं। शक्तियों का विकेंद्रीकरण,
बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि संघीय व्यवस्था में जो है, पहले हम देख लेते हैं संघीय व्यवस्था में तत्व कौन कौन से हैं। तो इसमें जैसे कि थोड़ा इसको इरेज कर लें, शक्तियों का केंद्रीकरण बिल्कुल संघ में होना चाहिए जो है संघीय व्यवस्था में। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, ये भी थोड़ा गलत होगा। न्यायिक पुनर्लोकन सही है। अखिल भारतीय सेवाएं, ये भी अभी देखेंगे, आपको बताएंगे। द्विसदनात्मक व्यवस्था क्या सही है। अब देखिए एकात्मक तत्व क्या क्या होते हैं। अब देखिए इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है दोस्तों, यह एकात्मक प्रणाली का चुनाव करते हैं, क्योंकि केंद्र के द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति की जा रही है। राज्यसभा में जो असमान प्रतिनिधित्व होता है, यह भी दर्शाता है कि हम हर राज्य को बराबरी का स्तर नहीं दे रहे हैं। ठीक, हमारे यहाँ उसके लिए एक अलग तर्क है, वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, संघीय व्यवस्था में सबको समान रखना है, किसी को कम या ज़्यादा नहीं करना है, जो कि असमान प्रतिनिधित्व इसके खिलाफत में है। ठीक है, तो ये एकात्मकता का लक्षण दिखाई पड़ता है। और जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, आप सभी को पता है, जो आईएएस या आईपीएस होते हैं, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, केंद्र के द्वारा की जाती है। और ये कहाँ कार्य करते हैं दोस्तों, राज्य में करते हैं। जबकि हमने बताया है कि संघीय व्यवस्था में क्या होगा, राज्य और केंद्र बिल्कुल स्वतंत्र होंगे। तो यह तीनों जो हैं, दूसरा, तीसरा और पांचवा जो है, ये तीनों जो है क्या है, एकात्मक तत्व के लक्षण हैं। इस चीज़ को आप लोग जान सकते हैं। हेलो, क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा स्लाइड नीचे हो गई है। निम्नलिखित में कौन सा सही है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। मतलब अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता क्या है। कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति व्यवस्थापकों को भंग नहीं कर सकता है, सही है। ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही हो जाएगा। और यह भी पीछे 2014 का क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे थोड़ा हो रहा होगा, राष्ट्रपति व्यवस्थापक को भंग नहीं कर सकता है। तो इसमें दोस्तों अध्यक्षात्मक शासन जो होता है, उसमें शासन दो प्रणालियों में बढ़ जाता है। एक होता है कार्यपालिका और एक होता है विधायिका। और यह दोनों जो है एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यह अमेरिका के संविधान में कहा जा रहा है, यह अमेरिका के संविधान का संदर्भ यहाँ पर लिया गया है। तो यहाँ पे जो राष्ट्रपति होगा बिल्कुल स्वतंत्र होगा, हर चीज़ को कार्य करने के लिए स्वतंत्र होगा, लेकिन वह विधायिका को कभी भी भंग नहीं कर सकता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। भारत का राष्ट्रपति परोक्ष निर्वाचित होता है, कारण भारत में संसदीय प्रणाली के गणतंत्र के साथ जोड़ा गया है। अब आगे चलते हैं। तो परोक्ष मतलब होता है इनडायरेक्ट। ठीक है, यह आपको यह शब्द ज़्यादा अच्छे से समझ आ रहा होगा। इनडायरेक्ट मतलब कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह जनता के द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि कौन करता है, तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। ठीक है, इनके जो निर्वाचित सदस्य हैं, इलेक्टेड मेंबर हैं, उनके द्वारा इनका निर्वाचन किया जाता है राष्ट्रपति का। इसमें याद रखना है, विधान परिषद के सदस्य जो है इसमें भाग नहीं लेते हैं। क्यों, क्योंकि इनका चुनाव विशेष लोगों के द्वारा किया जाता है, न कि आम जनता के द्वारा। ठीक है, इस बात को भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और हमारा जो राष्ट्रपति का जब हम डायरेक्टली चुनाव कर देते हैं, हमारे राष्ट्र का सबसे सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का है, और जब हम उसका भी चुनाव चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, भाई जो हमारे सांसद और विधायक उनको चुन रहे हैं, वह भी तो हमारे ही द्वारा चुने किए गए ना, यानी एक तरीके से जनता की ही मंशा को वहाँ आगे पहुँचाया जा रहा है। तो यह भी एक क्या तरीका है, गणतंत्र के साथ इसको जोड़ करके देखा जा सकता है। इसलिए ऑप्शन ए सही होगा, आर दोनों सही हैं, तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधता में एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। विविधताओं के समंजन में एक सशक्त न कि कमजोर राज्य राष्ट्र का निर्माण हुआ है। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। संघात्मक संरचना यानी जो हमने अपनी संघात्मक संरचना का चुनाव किया है, इसका जो हमारा उद्देश्य था वह क्या था। इसमें बहुआयामी विविधताओं में एक राष्ट्र का निर्माण करना था और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। देखिए कि हमारे राज्य अलग अलग राज्य हैं और वहाँ पे बहुत सारी विविधताएं हैं। जैसे कि दक्षिण भारत में जाएंगे, वहाँ का कल्चर बिल्कुल अलग है, वहाँ का लैंग्वेज बिल्कुल अलग है, वहाँ का क्लाइमेट बिल्कुल अलग है। और वहीं कश्मीर में चले जाएंगे तो वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ का क्लाइमेट वो भी बिल्कुल अलग हो जाता है। अब अगर हमारा संघ अगर थोड़ा सा भी कमज़ोर होता तो याद रखिए अलग अलग जो राज्य हैं ये विरोध करके अलग अलग स्वतंत्र हो जाते हैं। जैसे कि हम स्वतंत्रता टाइम देखते हैं, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर ऐसे
से कोशिश भी करते हैं। ठीक, इसलिए हमने अपने संघ को मजबूत किया, यह क्वेश्चन कहना चाह रहा है। ठीक है, और इससे परिणाम क्या निकला कि यह एक हमारे जो संघ को मजबूत किया, इससे कोई मतलब गलत काम नहीं किया। ठीक है, इससे एक सशक्त हमारा राष्ट्र बन के निकला, ना कि कमजोर भारतीय राष्ट्र का निर्माण हुआ। बिल्कुल सही बात है। आज हमारा भारत राष्ट्र बहुत ही प्रचुर मात्रा में तगड़ा ऐसा मतलब स्वस्थ राष्ट्र है, जिसकी जो है आज हम सभी जो है राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्रवादिता की अलग से लहर चल रही है। इससे हम कह सकते हैं ऑप्शन बी नंबर सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही व्याख्या कर रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। महिलाएं, दलित, निर्धन और अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र का सबसे बड़ा दावेदार है। भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा। अब इस क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा। महिलाएं, दलित और निर्धन जो होते हैं या अल्पसंख्यक समूह होते हैं, भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। अब देखिए, भारतीय लोकतंत्र में इन सभी के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। क्यों? क्योंकि ये समाज में सबसे पीछे थे और इन्हें हमें समाज की दिशा में ला के रखना है, समाज के साथ ला के खड़ा करना है। तो हमें सबसे पहला अधिकार उन्हें देना होगा जो सबसे पीछे हैं। गांधी जी कहते हैं, किसी योजना का सफलता की मापकता को नापना हो तो पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति की संतुष्टि पूछ लो, सफलता के बारे में पता चल जाता है। और ये सभी जो है आज भारतीय समाज के अंतिम पायदान में थे जब भारत स्वतंत्र हुआ। और हमने जो है आत्मसम्मान, लोकतंत्र जो है हमारा आत्मसम्मान और प्रतिनिधित्व बढ़ाने वाला शासक बन के निकला, ये बिल्कुल सही बात है। तो आर ए का सही, ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, यह आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक प्रफुल्ल संपन्न राज्य है, सही है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, बिल्कुल सही है। भारत एक लोकतांत्रिक समाज है, बिल्कुल गलत है, इसके बारे में बताऊंगा आपको। भारत में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, सही। अब यह कैसे? देखिए दोस्तों, हमारा लोकतांत्रिक शासन है, लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक समाज हम नहीं कह सकते। क्योंकि लोकतांत्रिक समाज कह देंगे तो याद रखिए कल के दिन 10 लोग खड़े हो जाएंगे और किसी को कह देंगे कि नहीं, इसे मारा जाना चाहिए। तो लोकतांत्रिक समाज है, लोकतंत्र के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। लेकिन कभी कभी जो लोकतंत्र समाज होता है, जो समाज की भावनाएं होती हैं, कभी कभी हमारे मानवता, हमारे राष्ट्र के विरुद्ध भी हो सकती हैं। जैसे कि सती प्रथा का ले लीजिए। सती प्रथा का समूह एक टाइम ऐसा था कि उसका पूरा समाज समर्थन करता था, लेकिन किसी भी प्रारूप से सती प्रथा सही नहीं हो सकती थी। ये लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था सही है, लेकिन लोकतांत्रिक समाज नहीं है हमारे यहाँ। हमारे ऊपर, समाज के ऊपर लॉ है और लॉ जो है सर्वोच्च है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1, 2 और 4। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान कैसा है? ऑप्शन कठोर, लचीला, गलत, गलत, ना ही कठोर ना ही लचीला, बिल्कुल गलत। अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर ये ऑप्शन में ना हो तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन इसको अपनी सेकंड प्रायोरिटी रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। संसदात्मक शासन व्यवस्था में होता है न्यायपालिका कार्यपालिका का नियंत्रण होता है, न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, गलत है। कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, बिल्कुल गलत है। कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है, बिल्कुल गलत है। विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, बिल्कुल सही है। यूपी पीसीएस 2010 और यूपी पीसीएस 2011 का आया हुआ क्वेश्चन है, आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और इसका मतलब समझना चाहें तो जो लोकसभा होता है, अभी आपको पीछे में शायद क्वेश्चन रिपीटेड है, लोकसभा जो होता है वह प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद और जितने भी लोग होते हैं जो कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, उनका ये इसके अधीन माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम अपने आगे बढ़ें। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर निम्नलिखित में से क्या है? ये पूछ रहा है कि जो ब्रिटेन का संसद है और जो भारत का संसद है उसमें क्या अंतर है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए है सामूहिक उत्तरदायित्व, ऑप्शन बी है न्यायिक समीक्षा, ऑप्शन सी है द्वैधात्मक शासन व्यवस्था और वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका। देखिए ये भी सही है, सामूहिक उत्तरदायित्व वहाँ भी है, यहाँ भी है, द्विसदन वहाँ भी है, यहाँ भी है। वास्तविक नाम पात्र की कार्यपालिका थोड़ा इसका अलग कर सकते हैं। वहाँ पर जो राजा का शासन में बिल्कुल नाम मात्र है, यहाँ पे हमारा राष्ट्रपति कुछ शक्तियाँ दी गई हैं, लेकिन नाम मात्र का ही मान लीजिए। लेकिन जो न्यायिक समीक्षा का प्रावधान है दोस्तों, यह सिर्फ और सिर्फ हमारे इंडिया में है, यह ब्रिटेन में नहीं है। ठीक है, इस बात को याद रखना। तो इसके कारण होता क्या है, इसलिए कहा जाता है कि ब्रिटेन की जो संसद है वह स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री करने के सिवा बाकी कुछ भी कर सकती है। तो इसी के साथ आज का क्लास हमारा समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मैं चीज़ों को समझाने और बताने में सफल रहा हूँगा।
और ऐसे ही प्रश्नों के लिए और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, सब्बा खैर।